डॉक्टर आतिफ जी लिक्विड बायोप्सी में क्या आप देखते हो? सर, इसमें आप वो केमिकल एनालिसिस में देख सकते हैं। इसका सर बस इतना ही पता है कि वो लिक्विड बायोप्सी जो है वो एक नई टेक्निक है जिसमें आप उसमें अर्ली चेंजेस देख सकते हैं। यस, मतलब ये है कि जो आपकी जो मॉलिक्यूलर प्रोफाइल पे जो चेंजेस आती है ना, वो आप देखते हो उसमें ना। जी सर्कुलेटिंग ट्यूमर सेल्स, सर्कुलेटिंग डीएनए, सर्कुलेटिंग आरएनए, या ट्यूमर से रिलेटेड जो एक्सोसोम्स जो रिलीज होते हैं उनको हम देखते हैं। ठीक है, इसकी जी सैंपलिंग कहाँ से करोगे लिक्विड बायोप्सी की? सर, सलाइवा से करते हैं। और कोई ऐसी चीज है जिससे करते हो? सलाइवा से तो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सीरम। सर, अगर सीरम, कोई गुड। स्वेलिंग है तो एफएनएसी से कर सकते हैं। इसमें एक होता है ब्लड, एक होता है सीरम, प्लाज्मा, सलाइवा और यूरिन। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसके क्या एडवांटेजेस हैं इसकी लिक्विड बायोप्सी के? सर, मिनिमल इन्वेजिव होगा। जबरदस्त। और सर अर्ली चेंजेस बता रहे हैं तो आप जो है यस, वो अपना अर्ली ट्रीटमेंट डिटेक्शन प्लान ऑफ बहुत डिजीज। अर्ली कर सकते यस, नॉन हैं। इन्वेसिव अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज, जबरदस्त। और इसमें आप बार बार सर पेशेंट का चीप है। रिव्यू करके उसका डिजीज का स्टेटस देख सकते हो, सीरियल मॉनिटरिंग कर सकते हो। ठीक ठीक है। है। अच्छा, इसकी जो सैंपलिंग टेक्निक्स है ना डॉक्टर आतिफ, जी वो बस आप नाम याद रख लो। एक पीसीआर आता है जो ज्यादातर यूज होता है ना, और एक इसमें आता जी है नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, एनजीएस। ठीक है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर आतिफ, अभी इस जी सर पेशेंट ये का रिपीट कीजिएगा, सर ये रिपीट कीजिएगा। नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, एनजीएस। ठीक है। और भी कोई सीक्वेंसिंग आती है इसके लिए? मुझे जो याद आ रहा है एक और नाम था सेंगर सीक्वेंसिंग, शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। अच्छा डॉक्टर आतिफ, इसके कोई डिसएडवांटेज है? सर, इसकी स्पेसिफिसिटी शायद कम है। और सर, दूसरा ये कि ये आपको तो एक जनरलाइज बता रहा है, जरूरी नहीं है आपको ओरल से रिलेटेड बताए, कहीं और का हो सकता है मतलब वो तो। आपको जेनेटिक स्टेटस ज्यादा बताता है ना, जो जी ट्यूमर की जो इंटायर हेट्रोजेनिसिटी है उस पर वो फोकस नहीं करता। ठीक है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। और इसकी बात दूसरा ये है कि ये एक्सपेंसिव है, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है। ठीक है। डॉक्टर आतिफ, अब इस पेशेंट का आपको सीटी स्कैन चाहिए होगा। जी हाँ। ये सीटी स्कैन की फिल्म है मेरे पास इस पेशेंट की, मगर ज्यादा क्लियर नहीं आई है। फिर भी आप देखो, इसमें आपको कोई लिम्फ नोड नजर आ रहा है? एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर। ये लिक्विड बायोप्सी इस पे तो एग्जामिनर फेल नहीं कराएगा ना, कि मतलब ये तो हिस्टोपैथ का पार्ट है। ये तो लास्ट टाइम आया है, हमारा स्टेशन आया था पूरा, अच्छा, लिक्विड बायोप्सी का पूरा स्टेशन था हमारा। सही। देखिए, मैं कोई नोट आपसे इसमें कोई ऐसा नजर तो कि नहीं आ आप रहा। लोग इस चीज से आप लोग बेफिक्र हो जाए, मैं आपको कोई इररिलेवेंट चीज नहीं करवाऊंगा। वो चीजें जो ठीक। फ्रिक्वेंटली आ चुकी हैं वो चीजें सारी। ठीक है। सर, इसमें कोई नोट नजर तो नहीं आ रहा। नहीं आ रहा आपको? डॉक्टर नौशीन, आपको नजर आ रहा है? सर ये सब मेंटल नजर आ रहे हैं इन द फ्लोर ऑफ माउथ। एक और एक सर 1B लेवल इप्सिलेट में। और सर ये सीटी स्कैन सर इतना 1। क्लियर मुझे इसकी पिक्चर नहीं मिली। मैंने अपने दोस्त से किसी से ये केस जो है ना वो करवाया था, मगर इसमें एक लिम्फ नोड नजर आ रहा है, जो नजर आ रहा है क्लियर क्लियर। ये आ रहा है आपको सबमेंडिबुलर लिम्फ नोड यहाँ पे, सर वही ना 1B पे एक ये वाला। जी सर। ये नजर आ रहा है, ये देखो। लेकिन सर इसके पीछे तो तो इसका लिम्फ वो है ना, ग्लैंड है। ये जो अंदर वाली साइड पे है ना सर, वो है ये ग्लैंड देखो, ये ग्लैंड ये ये पड़ा हुआ है ग्लैंड ना, है सर। इसको आप हाँ जी सर। अपोजिट साइड से कंपेयर करो ना।
जी जी सर, ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, जहाँ पे ये ग्लैंड है, और इसके अंदर वाली साइड पे ये वाला है लिम्फ ये लिम्फ नोड नोड पड़ा हुआ है ना, नीचे। जी सर। ठीक है। जी सर। और ये क्या स्ट्रक्चर है, ये कौन सी स्ट्रक्चर है ये ये तो सर SCM है। स्टेनोक्लीडोमैस्टोइड है। ये SCM है। तो डॉक्टर आतिफ, इसको मैंने सबमैंडिबुलर क्यों कहा भाई, मुझे कैसे पता चला कि ये सबमैंडिबुलर है? सर एक तो ये जो इसका लेवल है कि आपका जो एंगल के पास ये जो है इस साइड पर तो सबमैंडिबुलर ग्लैंड ही होता है, स्टेनोक्लीडोमैस्टोइड मसल से आगे है ये। तो रेडियोलॉजिकल कोई बाउंड्री है इसकी लेवल 1 सर की? वो एक आप पोस्टीरियर एक वो بس नहीं, لكن أنا مزيز فين قلت हम्म? لك مجوز بعدين نام يا من ये يغنيك لك कौन مزيز बोल रहा في है भाई, المدى क्या हुआ? أنا डॉक्टर مجبورين يا दुरानी, لو आपका تاكل माइक खुला हुआ है डॉक्टर दुरानी। مزيز بعد جيم كريدة بك जी डॉक्टर आतिफ। नहीं सर याद नहीं आ रहा रेडियोलॉजिकल साइन। कोई डॉक्टर नौशीन आप बता दें। सर ये ना वैसे तो रेडियोलॉजिकल में हमने देखना सबमैंडिबुलर ग्लैंड के जो एडजेसेंट होगा ना, इंटीरियर टू द SCM, वो सर सबमैंडिबुलर 1B यस, लेवल होगा। जबरदस्त। मतलब ये होता है कि आप एक जी जो है ना सर वो लाइन ड्रॉ करते हो ना, इमेजिनरी लाइन ना, या ट्रांसफर लाइन आप एक ड्रॉ करते हो थ्रू द पोस्टीरियर एज ऑफ द सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये आ रहा है ना सबमैंडिबुलर ग्लैंड का जी पोस्टीरियर, सर। ठीक है। इससे आगे जो लिम्फ नोड होंगे वो लेवल 1 के होंगे। ये कोई है जो जिसको मार्किंग कर रहा है ना, मार्किंग ना करें आप, ड्राइंग कर रहा है यहाँ पर। अच्छा डॉक्टर आतिफ, जी तो ये लेवल 2 कहाँ पर होगा फिर? सर लेवल 2 जो है वो हम ये कौन सी SCM को स्ट्रक्चर फॉलो है, मुझे करते ये हुए बताओ, आएंगे। ये कौन सी स्ट्रक्चर है? सर ये हायोइड बोन है। और ये कहाँ पे सर, एरो नजर नहीं आ रहा आपका। अच्छा यहाँ, ये क्रिकॉइड होगा, क्रिकॉइड कार्टिलेज होगा। थायराइड और क्रिकोइड कार्टिलेज वाला रीजन है ना ये, ठीक है। जी तो आपके जो नोड्स जो होंगे ना, जो लेवल 2 के जो होंगे, वो आपके सबमैंडिबुलर ग्लैंड वाली जो मैंने आपको लाइन बताई थी रेडियोलॉजिकल, उससे नीचे होंगे, ठीक है। ठीक है। समझ में आ रहा है? और जो आपका लेवल जी 3 होगा वो कहाँ पर होगा? वो हायोइड और क्रिकॉइड के बीच में होगा। मतलब उसकी जो बाउंड्री SCM जो है वो आपकी सुपीरियरली हाइवाइड बोन है और इंफीरियरली क्या है, क्रिकॉइड, क्रिकोइड कार्टिलेज, क्रिकॉइड का अपर अपर एक्सटेंट। अपर एक्सटेंड, ठीक है। अच्छा मुझे डॉक्टर आतिफ, जी मुझे ये बताएं कि अपना लेवल 3 की बाउंड्रीज तो बता दें मुझे। और लेवल 3 में सर ये इसका जो लेटरल बाउंड्री होगी वो SCM होती है, हम्म, और इसकी मीडियल बाउंड्री जो होगी वो आपका होगी कैरोटिड होगी। अच्छा ये और बाउंड्रीज जो अपर है ना, बाउंड्री। ये बाउंड्रीज हैं जी तो रट्टे वाली चीजें ना, मगर ये एग्जामिनर कभी कभार पूछ लेते हैं। तो इसके लिए ये होगा, इन बाउंड्रीज को आप याद कर लेना, जरूरी है। क्योंकि एग्जामिनर ने मुझे जो लास्ट टाइम जो याद आ रहा है किसी कैंडिडेट से पूछी थी, और उन्होंने ये भी पूछा था। असल में लेवल 4 में वो एक क्वेश्चन पूछते हैं कि लेवल 4 में कौन कौन सी ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जो आपकी सिग्निफिकेंट है, जिनको आप डैमेज कर सकते हो। तो डॉक्टर आतिफ वो कौन सी हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट टाइम। लेवल 4 में हम्म सर, लेवल 4 में आपका जो है वो थोरेसिक डक्ट इंजर हो सकता है। हम्म ठीक है, इसके अलावा जो आपके और जो स्ट्रक्चर्स हैं, इंटरनल जगुलर भी हो सकता है, जबरदस्त, आपका कैरोटिड भी डैमेज हो सकता है, फ्रेनिक नर्व भी आप अगर आप जो है यस उसके अंदर चले जबरदस्त, गए हैं, फ्रेनिक प्री नर्व और वर्टिब्रल ब्रेकियल फैशिया के अंदर प्लेक्सस, चले गए, और ब्रेकल ठीक। प्लेक्सिस हो सकता है। अच्छा डॉक्टर आतिफ, मुझे ये बताओ कि आपके जो लेवल 1 लिम्फ नोड जो है, लेवल 1A सब मेंटल है, लेवल 1B सब मैंडिबुलर है, तो लेवल 2 को क्या जी कहते हैं? लेवल 2 को अपर जगुलर नोड्स कहते हैं। लेवल 2A को क्या कहते हैं, इसके लिए कोई स्पेसिफिक नेम है? तुम्हें नहीं याद आ रहा। डॉक्टर नौशीन? सर 2A को जुगुलो डाइगेस्ट्रिक या कटनर। यस, जुगुलो डाइगेस्टिक, जबरदस्त, जुगुलो डाइगेस्टिक नोड, ठीक है। अच्छा डॉक्टर आतिफ, जी अब इस पेशेंट का सीटी स्कैन इतना क्लियर आया नहीं है, मुझे जो पिक्चर आई थी ना वो मैंने यहाँ पर जो है वो इतनी क्लियर नहीं आई है, क्योंकि उन्होंने किसी ने पिक भेजी जी है।
तो इसमें आप ये सीटी स्कैन की रीडिंग कर लें, क्योंकि आपने बाद में डायग्नोसिस बतानी है पूरी, इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें दिखा रहा हूँ। डॉक्टर आतिफ, मुझे ये बताओ, जब आप पेशेंट को सीटी स्कैन एडवाइस करते हो तो क्या लिख के देते हो पेशेंट को? सर इस पे हम लिखेंगे एडवाइस सीटी स्कैन हेड एंड नेक। अच्छा सर, इसमें भी आप कॉन्ट्रोवर्शियल कुछ कहते हैं कि आप हेड क्यों करवा रहे हो, हम ब्रेन को थोड़ी देखना चाह रहे हैं। तो कुछ ये कहते हैं कि फेस लिखते हैं, आप फेस और नेक देखो, लिखते हैं। आपने बोला है ना हेड एंड नेक, मैंने तो नहीं बोला, आप आगे बोलो तो सही। ठीक है, विद कॉन्ट्रास्ट लिखेंगे देंगे उसको टिल थोरेसिक इनलेट। ठीक है। उसके अनम बाद सिंह, हम माइक आप म्यूट लिखेंगे करवा दें। ACL प्लस ये सैजिटल किसका प्लस माइक खुला हुआ है? कोरोनल सेक्शन। डॉक्टर अनम शेख अपना माइक बंद कर दें। डॉक्टर हवावे के नाम से पता नहीं कौन आया है। अच्छा, कल से जो भी मेरा सेशन ज्वाइन करेगा ना, वो अपने नाम के साथ आएगा, अपने नेम के साथ है, ठीक है? अच्छा डॉक्टर आतिफ, तो मतलब आप इसमें सीटी स्कैन फ्रॉम बेस ऑफ स्कल टू थोरेसिक इनलेट करवाते हो, ठीक है? जी अगर हाई ग्रेड होता है तो उसमें कहते हैं कि आप अप टू चेस्ट लिखो, ठीक है? ठीक है। अच्छा डॉक्टर आतिफ, इसमें आपने ये सीटी स्कैन को रीड कर लिया? नहीं सर, अभी नहीं किया था। बस कर लें, आपको डायग्नोसिस बनानी है ना। ठीक है सर जी, कर लिया है। देख लिया आपने ना। अब मुझे ये बताओ कि आपका लिम्फ नोड को आप जब देखते हो रेडियोलॉजिकली या क्लिनिकली, उसका कोई क्राइटेरिया होता है कि आप उसको कहोगे कि ये मैलिग्नेंट है या ये लिम्फ नोड जो इन्वॉल्व है? सर एक तो साइज होता है उसका क्राइटेरिया। तो साइज कितना नॉर्मल होता है, कितना एबनॉर्मल होता है? सर साइज मोर देन 1 सेंटीमीटर है तो वो एबनॉर्मल होता है, जुगुलो डाइगेस्ट्रिक के अलावा। तो जुगुलो डायगेस्ट्रिक क्यों बड़ा होता है 1 सेंटीमीटर से? सर वो ओरल इन्फेक्शंस जो होते हैं मोस्टली वो ड्रेन कर रहे होते हैं यस, उसी के अंदर, तो वो जो है ऑरल रिकरेंट थ्रोट इन्फेक्शन या की वजह से रेस्पिरेटरी हो सकता है। इन्फेक्शन जो होते हैं ना, उसकी वजह से वो मोस्टली इन्फेक्टेड होता है, तो वो 1 सेंटीमीटर से इनलार्ज ही होता है। जी ठीक अच्छा। है सर, साइज के अलावा फिर उसमें अच्छा, फिर निक्रोसिस भी उसके मिल बाद, सकती है। उसके बाद साइज तो हो गया, और ठीक है सर, उसमें फिर जो है वो निक्रोसिस भी हमें मिल सकती है, तो और वो शेप कौन सा ठीक है। होता है, और नॉर्मल का और एबनॉर्मल शेप का? इसका सर नॉर्मल का जो है वो आपका किडनी शेप्ड होता है, और जो मेलिग्नेंट होगा वो आपका ओवल शेप्ड होगा। ओवल शेप तो नॉर्मल में आएगा ना, जो राउंड या स्फेयर लाइक जो होगा राउंड वो आपका राउंड मेटास्टेटिक शेप, होगा। सॉरी राउंड शेप। और अगर एक्स्ट्रा कैप्सुलर स्प्रेड होता है ना, तो उसमें आपके जो लिम्फ नोड के मार्जिन होते हैं वो इरेगुलर होते हैं। तो एक्स्ट्रा इरेगुलर होगा कैप्सुलर जी। जब इन्वॉल्वमेंट होती है ना, तो आपका जो अपना क्लीवेज जो प्लेन होता है अराउंड द नोड, वो भी आपका लॉस हो जाता है, ठीक है? और जी एडजेसेंट फेशिया वगैरह की भी थिकनिंग वगैरह होती है, ठीक है? तो मतलब इसमें ठीक ये है। है कि एक आपका साइज डिपेंडेंट और एक साइज इंडिपेंडेंट क्राइटेरिया आता है। साइज डिपेंडेंट में आपने ठीक साइज है। का बता दिया, साइज इंडिपेंडेंट में आपने शेप वगैरह का बता दिया, ठीक है? ठीक है। अच्छा डॉक्टर आतिफ, जी मुझे ये बताएं कि इस पेशेंट में एग्जामिनर का ये क्वेश्चन है कि आप सीटी स्कैन फर्स्ट करते हो या बायोप्सी फर्स्ट करते हो? तो आप मुझे बताएं कि आप सीटी स्कैन फर्स्ट करेंगे या बायोप्सी फर्स्ट करेंगे? जो आप फर्स्ट करेंगे उसको जस्टिफाई करें। सर, सीटी स्कैन पहले करेंगे, बायोप्सी बाद में करेंगे। वो क्यों? इसलिए कि जब व्हेन वी डू बायोप्सी फर्स्ट तो उसमें एडिमेटर्स चेंजेस आते हैं जो सीटी स्कैन जो है ना वो एग्जैजरेट करके आपके लीजन को एक्सटेंड को ज्यादा बता सकता है ड्यू टू ठीक है, एडिमा। तो सीटी स्कैन पहले होना चाहिए। ठीक है। एक तो और ये भी है इन्फ्लेमेटरी, कि आपका बायोप्सी का रिजल्ट आएगा तब तो आपका सीटी स्कैन हो चुका होगा, आप बायोप्सी करेंगे, रिजल्ट आएगा, आपका प्लान तब तक बन चुका होगा, फिर आप उसको तो डिसएडवांटेज क्या है इसका बायोप्सी फर्स्ट और सीटी स्कैन फर्स्ट का? सीटी स्कैन फर्स्ट का डिसएडवांटेज। हम्म। सर आपके पास डायग्नोसिस नहीं है, आप उसमें सीटी स्कैन करवा रहे हैं विदाउट डायग्नोसिस। चलो डायग्नोसिस तो इसको भी आपकी हम मान लेते हैं। बायोप्सी से कोई होगी। और? सर उसमें फिर ये है कि आप बायोप्सी के रिजल्ट का वेट करेंगे तो टाइम आपका ज्यादा लगेगा। मतलब ये है कि देखो, जब आप सीटी स्कैन फर्स्ट कराते हो ना, तो उसका एडवांटेज ये जी होता है कि जब आपका कोई इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स होगा वो आपके ट्यूमर की साइज को एग्जेजरेट करेगा, ठीक है?
और दूसरा, जी जब आप कोई बायोप्सी वगैरह करते हो तो उसमें रिएक्टिव लिम्फ नोड भी होंगे, वो आपको मिसगाइड कर सकते हैं अबाउट मेटास्टेटिक नोड, ठीक है। और उसका डिसएडवांटेज ये होगा कि जब आप, जाहिर सी बात है, जब आप बायोप्सी कराओगे, सीटी स्कैन कराओगे, फिर आप बायोप्सी कराओगे, तो बायोप्सी में आपको कुछ टाइम लगेगा, तो उसमें ये होगा कि आपकी साइज इंक्रीज होगी, वो आपको मिसगाइड करेगी। मिसाल के तौर पर आपने आज सीटी स्कैन कराया पेशेंट का, उसमें साइज आई है, आपकी जो साइज आई है वो आई है 4 सेंटीमीटर या जो भी आपकी साइज है। फिर जब आप बायोप्सी कराते हो, बायोप्सी तो 10 दिन के बाद आएगी, तब तक तो पेशेंट की साइज जी इंक्रीज हो गई होगी, उसने कौन कौन सी और अदर स्ट्रक्चर्स को इन्वॉल्व किया वो तो आपको पता ही नहीं है, सीटी स्कैन उसमें कमेंट ही नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है, आपको दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज का पता होना चाहिए, ठीक है, अगर एग्जामिनर पूछे तो आप जस्टिफाई कर सकें, ठीक है। सही है, ठीक है। डॉक्टर आतिफ, आपने जी हिस्ट्री में डिस्टेंट मेटास्टेसिस का हिस्ट्री तो ले ली, डिस्टेंट मेटास्टेसिस का वर्कअप क्या कराओगे? सर, जो मोस्ट बेसिक वर्कअप है वो आपका चेस्ट एक्सरे और एलएफटी होता है, क्योंकि चेस्ट आपने एक्सरे लिवर और पे। एलएफटीज, जी ठीक है। मतलब एक ये होता है कि चेस्ट एक्सरे आप प्लेन करवाते हो या सीटी स्कैन ऑफ चेस्ट कराते हो, ठीक है, अगर मोस्टली हम जी चेस्ट एक्सरे कराते हैं। और दूसरा, प्लेन एक्सरे ऑफ लॉन्ग बोन्स, अल्ट्रासाउंड ऑफ एब्डोमेन फॉर लिवर मेटास्टेसिस और बेसलाइंस जिसमें एलएफटीज वगैरह आ जाती है, ठीक है। अच्छा डॉक्टर आतिफ, डॉक्टर आतिफ, हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी हेलो सर, आ रही है, आ रही है डॉक्टर, सर। डॉक्टर आतिफ कहाँ गए? डॉक्टर आतिफ, लास्ट क्वेश्चन था आपके लिए। डॉक्टर नौशीन, आप अवेलेबल हैं? जी सर। आप इसको प्रोसीड करेंगी, ठीक है। डॉक्टर नौशीन, मुझे ये बताएं कि डिस्टेंट मेटास्टेसिस का वर्कअप तो हो गया, अब आप इस ट्यूमर को स्टेज करें, पीटीएनएम बताएं मुझे इसका। सर इसका T3 है, और N जो है वो 2C है, और MX T3 है। है? तो T3 है, इसका T3 है आपने सर। ओपीजी देखा था? जी जी सर, देखा था। ये क्या है? सर ये तो जो प्राइमरी साइट है ना, मैंडिबल तो इसका प्राइमरी साइट है। आईडी नर्व जो है ना वो सर इसमें कमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि वो पोस्टीरियरली उसके जो मेंटल आप जो बता फोरामेन रही है में। ना कि प्राइमरी साइट अगर अल्व्यूलस का होता है तो प्राइमरी साइट में उसने सुपरफिशियल इरोजन को बोला है कि आप कंसीडर नहीं करते हो, मगर यहाँ पर सुपरफिशियल तो नहीं है, सॉकेट वाले रीजन से नहीं भी सर, आउट है। सर आपकी बात ठीक है, लेकिन ये है कि अगर ये बक्कल म्यूकोसा का होता है ना और मैंडिबल में आता, या फ्लोर ऑफ माउथ का होता मैंडिबल में आता, तो फिर मैं से बोन इन्वॉल्वमेंट कंसीडर करके ए डालती 4 में। लेकिन सर ये तो प्राइमरी साइट एल्वियोलस है, तो एल्वियोलस अगर फ्लोर ऑफ माउथ को चले, करेगा या बक्कल म्यूकोसा करेगा तो फिर उसका नहीं नहीं, फाइनल है मैं ना। आपको समझाता हूँ, देखो, ये जो आपने जो प्रीवियस टीएनएम पढ़ा था ना, उसमें ये था कि जब आपका अल्विलस का होता है ना, अगर उसमें बोनी सर, इन्वॉल्वमेंट सुपरफिशियल इरोजन होती है, जो सॉकेट वाला रीजन है ना, उसकी अगर इरोजन होती है तो उसको कंसीडर नहीं किया जाता, वो प्राइमरी साइट का कंसीडर किया जाता है। मगर यहाँ पर इरोजन उस लेवल की नहीं है, इरोजन इसकी डीप है, तो ठीक है, इसको आप T4A में लेके जाओगे, ठीक हो गया सर। ठीक है। आप चलो, कहते हैं मेडुलरी बोन इन्वॉल्व हो गई है तो इसलिए। इसमें आप वो एक कॉन्सेप्ट ना लेके आए कि मेडुलरी इन्वॉल्वमेंट, इंफीरियर अल्वियोलर नर्व, ये नहीं कॉन्सेप्ट लाया लेना, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो ये होगा T4A, ठीक है। एन क्या सर, है? डॉक्टर शारिक, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। यही बात, वही बात है ना कि एल्वियोलस तो सिर्फ हमारा एल्वियोलर रीजन तक था ना, अब वो मैंडिबुलर कॉर्टेक्स को इन्वॉल्व कर गया, यानी कॉर्टिकल बोन को इन्वॉल्व कर रहा तो है, T4A तो हो फिर गया एडजेसेंट ना, स्ट्रक्चर में आएगा। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। T4A हो गया कंफर्म। अच्छा हाँ जी, जी। बेसल डॉक्टर बोन है। नौशीन, जी एन क्या है? सर, N2C है। क्यों? सर बाइलेटरल है और मल्टीपल लिम्फ नोड्स हैं। तो साइज क्या बताइए? लार्जेस्ट साइज तो साइज सर, उन्होंने 0.9 बताइए। सर पॉइंट लेस देन 1 सेंटीमीटर है, तो आप इसे N नोट करना चाह रहे हैं। तो देखें लेकिन ना, सर इसमें, जी आप इस चीज को जस्टिफाई करें ना, कि देखें आपको क्या होता है सर, कि ज्यादातर सीटी स्कैन में ना, इसने यहाँ पर मल्टीपल लिखा है, ज्यादातर ये लिखा जाता है फ्यू सब सेंटीमीटर लिम्फ नोड्स आर इनलार्ज्ड, ठीक है। तो सब सेंटीमीटर को आप ठीक है। मैलिग्नेंसी में, तो आप उसको इन्वॉल्व लिम्फ नोड में कंसीडर तो नहीं करेंगी। इसमें आप इसको मैलिग्नेंट क्यों कह रही हैं? उसने तो आपको नहीं बोला कि लिम्फ नोड 1 सेंटीमीटर से बड़ा है
या कोई और फीचर बताया नहीं है, तो आप इसको क्यों N2C में कंसीडर कर रही हैं? तो एन नॉट होगा सर फिर ये। N नॉट है ना, ठीक है। और M क्या है? ठीक है, एम एक्स है सर, उसका तो अभी कुछ पता नहीं है, हमने अभी क्यों? डिस्टेंट वर्कअप पता करवाया है नहीं ना, है। डॉक्टर आतिफ ने पूरी डिस्टेंट मेटास्टेसिस की हिस्ट्री ली थी ना उससे, वेट लॉस हिस्ट्री में भी आप बता सकते हो सर, हिस्ट्री में कोई डिस्टेंट मेटास्टेसिस रूल आउट नहीं हुई है, तो आप उसको बता सकते हो M0 है। ठीक है। सर जब तक वर्कअप नहीं करवाएंगे तब तक नहीं होगा, अगर या वर्कअप आप हिस्ट्री की नहीं भी बेस पे ही होना कराते, था? अगर आप वर्कअप नहीं भी कराते, अगर आपने हिस्ट्री में सारी चीजें रूल आउट कर ली, तो उसमें भी आप बता सकते हो ना, क्योंकि ये आपकी क्लिनिकल और रेडियोलॉजिकल दोनों स्टेजिंग है ना, ठीक है सर, ठीक तो है। इसमें आप बताएंगे कि M0 है। तो अब आप बताएं मुझे स्टेज कौन सा बना? सर स्टेज 4। स्टेज 4 कौन सा? ABC? ए ए ए ए। स्टेज 4A, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं कि आगे इन्हीं से प्रोसीड करवाएं या और लोगों को बुलाएं? कोई और आना चाह रहा हो, पार्टिसिपेट करना चाह रहा हो, तो वो अब वो लोग आ जाएं, अब उन्हीं से करवाते हैं। डॉक्टर नौशीन थैंक यू, डॉक्टर आतिफ थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सर क्वेश्चन कर लो एक सर। कर ले। ये कौन है? Xiaomi के नाम से किसी ने हैंड रेस किया, मुझे क्या पता कि ये कौन है, नाम से आया करे ना। अहमद जवाद आना चाह रहा है, और कौन आना चाह रहा है? एक डॉक्टर मारिया आ जाए, एक डॉक्टर अहमद आ जाए, और एक डॉक्टर असफर आ जाए, ठीक है, 3 लोग आ जाए। डॉक्टर मारिया, डॉक्टर असफर, डॉक्टर अहमद, आप तीनों अवेलेबल हैं? जी जी सर अवेलेबल है। अच्छा, जी जी डॉक्टर। सर एक क्वेश्चन कर लूं सर लास्ट के। पूछ ले। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि टीएनएम स्टेजेस तो आपकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स के ऊपर होती है, अप टू क्लिनिकल फाइंडिंग्स अगर मुझे लिम्फ नोड बायलैटरल पैपेबल हैं लेकिन उनका साइज जो है आप क्लिनिकली तो एक्यूरेट नहीं बता सकते गुड क्वेश्चन, कि मेरे क्या है क्या नहीं है, लेस ठीक है, देन 3 सेंटीमीटर है या ग्रेटर देन 3 सेंटीमीटर, देन ठीक। व्हाट हाउ विल आई स्टेज द यानी कि ट्यूमर ऑन माय क्लिनिकल एग्जामिनेशन रादर देन यानी कि सीटी स्कैन डॉक्टर, अगर मुझे एग्जामिनर नहीं देते तो। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जी जी इसमें जो ज्यादातर एग्जाम में जो होता है ना, ज्यादातर जो एग्जामिनर होता है वो आपसे एक चीज तो ये कि वो क्लिनिकल प्लस रेडियोलॉजिकल दोनों मिला के पूछता है, क्योंकि आपके पास पूरा का पूरा आधा घंटा है, ठीक है। वो आप इन्वेस्टिगेशंस वगैरह सारी आपने देख ली, फिर वो आपसे पूछता है कि आपकी TNM क्या बनी। पहली चीज तो ये है, ये जो आपके एग्जाम का जो प्रोटोकॉल है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको लिम्फ नोड पल्पेबल हुआ है, तो आप खुद अंदाजा लगाएं कि आपका जो लिम्फ नोड का जो क्राइटेरिया है वो क्या है, कि आपका लेस देन 3 सेंटीमीटर और एक है ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर, 3 to 6। तो आपका जो लिम्फ नोड अगर ग्रेटर साइज आप एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेट लगा सकते हो, अगर आप क्लिनिकल स्टेजिंग बनाना चाह रहे हो उसमें आप अप्रोक्सीमेट साइज लगा सकते हो, फिर भले वो मैलिग्नेंट हो या ना हो, क्योंकि उसमें आपने फाइनल TNM नहीं बनाई। आप ये कह रही हैं कि सर मुझे एक लिम्फ नोड पल्पेबल हुआ, मुझे कैसे पता चले कि ये मैलिग्नेंट है या नहीं है, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आप क्लिनिकल TNM जो होती है उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड नहीं किया जाता, वो आप एक सिर्फ क्लिनिकल बनाते हो, फिर बाद में आप रेडियोलॉजिकल भी देखते हो, उसके बाद आपकी TNM बनती है, ठीक है। तो आप क्लिनिकल को अलग बता सकते हो, उसमें एग्जामिनर आपको ये नहीं कहेगा कि आपने मैलिग्नेंट तो था नहीं, आपने क्यों उसमें जो है वो N2 बताया है, N3 बताया है। अब बता सकते हो, बोलो सर ये तो मेरी क्लिनिकल है अभी, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, सर ये क्लिनिकल प्लस रेडियोग्राफिक जो है यही क्लिनिकल है? हाँ ना, दोनों बताओगे ना, हाँ। क्लिनिकल रेडियोलॉजिकल। एक आप जो सिर्फ हिस्ट्री के बेसिस पे और एग्जामिनेशन के बेसिस पे बता रहे हो, उसमें जो है वो आप ये नहीं बोलोगे कि सर मुझे जो लिम्फ नोड जो पल्पेबल हुआ वो मैलिग्नेंट ही था, ठीक है, ये आपका कंफर्म नहीं होता है, ठीक है। डॉक्टर शारिक लेकिन वो रिपोर्ट तो नहीं देते? रिपोर्ट नहीं भी देते तो आपको ये CT स्कैन आप देख रहे हो जो मैंने आप जी, लोगों उसमें को तो अभी दिखाया। जैसे हम देखा था उसमें हमें सिर्फ एक 1B नजर आई थी, और हमने उसका साइज हमें उसके जो सीटी स्कैन पे मीटर लगा होता है उसके अकॉर्डिंग ठीक है हमने साइज कर भी लिया। हम्म। तो अगर 1 सेंटीमीटर जैसे ये कह रहा है कि अच्छा, मुझे 0.9 है एक और चीज हम बताएं, मुझे एक चलो। चीज बताएं, ये जो जी। लिम्फ नोड है, डू यू थिंक सो ये कि 3 सेंटीमीटर से बड़ा होगा? अप्रोक्सीमेट 3 से बता, तो नहीं होगा, हाँ फिर भी हम वन अप्रोक्सीमेट वन बता अगर दो। कहते हैं तो फिर अगर हमारा एन 3 नॉट से की कम बजाय है ना, N1 हो जाएगा। अगर 3 से जी कम है तो आपका सिंपल N1 हो गया, हाँ जी, N1 हो गया। ठीक है। अच्छा ठीक डॉक्टर है। डॉक्टर शारिक
जी डॉक्टर शारिक, आपने आपने क्या बताया था N नॉट के बारे में? के मतलब ये वाली जो रिपोर्ट है यहाँ पे हम N में क्या डालेंगे? N के साथ क्या होगा यहाँ? N0 लेकिन यहाँ पे तो ये नोड्स का लिखा हुआ है कि ये हैं क्या बायलैटरल। है, पढ़े स्टेटमेंट पूरी पढ़े। Multiple lymph nodes seen at level 1A, 1B, 2 and 5 bilaterally. One of the largest lymph node at level 1B on left side measures about 0.9 into 0.5. अब ये कह रहा है कि इसमें जितने भी इसने लिम्फ नोड्स देखे हैं उन सब में जो बड़े से बड़ा साइज है वो भी 0.9 सेंटीमीटर का है। हाँ, 1 सेंटीमीटर से कम है वो। तो बस ठीक है, सही। ठीक है। अच्छा डॉक्टर मारिया, नहीं डॉक्टर जी मारिया नहीं थी, सर। किससे मैं पूछ रहा था, मैं किससे क्वेश्चन पूछ रहा था? सर डॉक्टर आपने किया ही नहीं था क्वेश्चन अभी। डॉक्टर असफर था, डॉक्टर असफर, डॉक्टर मारिया और तीसरा कौन था? सर मैं था डॉक्टर जवाद। डॉक्टर जवाद। अब डॉक्टर असफर आप फर्स्ट पे होंगे, डॉक्टर मारिया आपको सेकंड पे लेके आएगी, डॉक्टर जवाद आप थर्ड पे होंगे, ठीक है। आप तीनों से क्वेश्चनिंग होगी, ठीक है। अच्छा डॉक्टर असफर, जी सर। अच्छा मुझे बताएं कि इसमें आपका ट्रीटमेंट प्लान क्या है। इस केस में आपकी स्टेजिंग हो गई, आपने स्टेजिंग कर ली ना, कि स्टेज जी। 4A है, ठीक है, G4A N0 M0, ठीक है। तो अब आप मुझे बताएं आपका ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा इस केस में। Sir, after counseling, reassurance, and tumor board meeting, my treatment plan would be wide local excision with reconstruction, वाइड लोकल along एक्सिजन with विद the रिकंस्ट्रक्शन। yes, and also mandibular dissection ठीक है along with the safe margin, जी। and डॉक्टर मारिया, neck dissection, neck dissection. डॉक्टर मारिया, जी सर। सर आफ्टर द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ माय पेशेंट, my treatment plan would be the segmental resection with the safe margin and the supraomohyoid neck dissection level 1 to 3 with reconstruction by free flap fibula. हो गया ट्रीटमेंट प्लान जी। डॉक्टर जवाद, सर इसमें मिड लाइन को देखेंगे, अगर है तो फिर बायलेटरल। मुझे ट्रीटमेंट प्लान बताएं, मिडलाइन को छोड़ दें। सर resection of the tumor with 1.5 centimeter margins along with supraomohyoid neck dissection and after surgery radiotherapy. ठीक है। अच्छा तो इसमें आपने पहली चीज ये कि ट्यूमर बोर्ड का नहीं बताया डॉक्टर मारिया आपने। डॉक्टर मारिया जी जी सर। आप इस केस को MDT ट्यूमर बोर्ड में डिस्कस नहीं करेंगी? सर वो बिल्कुल करूंगी तो सर, आपने लेकिन उसमें अगर एग्जामिनर कहे कि हाउ विल यू प्रोसीड तो फिर हम उस तक जाएंगे। अगर वो ट्रीटमेंट प्लान से ऊपर पूछते आपका हैं जो तो फिर ट्रीटमेंट प्लान है आप उसमें एक सिंपल वर्ड ऐड कर सकती हैं, सर आई विल डिस्कस दिस केस इन ट्यूमर बोर्ड एंड माय ट्रीटमेंट प्लान इज, ठीक है। तो इसमें आपकी बचत हो जाएगी ना। ऐसा ना हो कि ठीक है एग्जामिनर आपको बाद में पकड़ेगा आप ट्यूमर बोर्ड में क्यों नहीं लेके गई। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि सेफ साइड पे रहा करें, एक वर्ड बोला करें बस, सिर्फ ट्यूमर बोर्ड बस, ठीक है। तो इसमें आप लोगों ने क्या बोला, वाइड लोकल एक्सिशन विद सेगमेंटल मैंडिबुलेक्टोमी along with the neck dissection, supraomohyoid and reconstruction with free fibula is ideal or recon plate followed by radiotherapy if indicated and follow up. डॉक्टर मारिया, डॉक्टर असफर समझ में आई बात? जी 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 सर ये तो मार्जिनल मैनिपुलेक्टोमी में फिबुला क्यों लगा रहे हैं? किसने मार्जिनल की है? हमने तो मार्जिनल की नहीं है अभी, मैं आपको बताता हूँ इसमें ये तो सेगमेंट मार्जिनल बोला है मैंने। किसने मार्जिनल बोला? सेगमेंटल बोला है मुझे, मार्जिनल सुनाई दी। मैंने सेगमेंटल बोला है डॉक्टर। सेगमेंटल नेक इसमें बायलेटरल नहीं होगी? एक सेकंड, आते हैं इन चीजों पे, आते हैं इन चीजों पे आते हैं, रुके इन चीजों पे आते हैं, ठीक है। अच्छा डॉक्टर असफर, ये जो आपने नेक डायसेक्शन का किसने क्वेश्चन पूछा है? सर मैंने पूछा। अच्छा नेक डायसेक्शन पे जब मैं कंपोनेंट में आऊंगा ना तो इसमें ये बात बताऊंगा आप लोगों को ना। अभी मैं प्राइमरी ट्यूमर पे आ रहा हूँ ना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि नेक डायसेक्शन हमें इसमें कौन सी करनी है। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि एग्जामिनर को आपने बताना किस तरह है कि मेरा ट्रीटमेंट प्लान क्या है। मैंने इसमें ये बोला ही नहीं कि नेक डायसेक्शन सुप्राओमाइड यूनिलेटरल, मैंने वर्ड बोला ही नहीं। मैंने बोला
मैंने यूनिलेटरल वर्ड नहीं बोला, मैंने सिर्फ ये बोला वाइड लोकल एक्सिशन with segmental mandibulectomy along with the neck dissection that is supraomoid and reconstruction with free fibula that is ideal or recon plate followed by radiotherapy if indicated and follow up of the patient. मैंने ये बोला है। ठीक है सर, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछे फिर आपने नेक की टाइप बतानी। देखो मैंने अपने आप को, आपने मुझसे पूछा कि डॉक्टर आपने बायलेटरल क्यों नहीं बोला, मैंने इस चीज को जस्टिफाई किया सर मैंने यूनिलेटरल बोला कब, तो मैंने अपने आप को जस्टिफाई भी किया ना, तो आपने हाजिर दिमाग रहना है वहां पर एग्जाम में। देखो अब एग्जामिनर को पूछने दें कि वो आपसे क्या पूछता है, आप डायरेक्ट सारी चीजें ना बोलें। एग्जामिनर ने आपसे ये नहीं पूछा कि आप यूनिलेटरल कर रहे हो या बायलेटरल कर रहे हो, मैंने सिर्फ ये बोला कि मैं नेक डाइसेक्शन करूंगा तो सुप्राओमोइड करूंगा और रिकंस्ट्रक्शन करूंगा तो फिबुला फ्री फ्लैप जो आइडियल है, अदरवाइज रिकॉन प्लेट फॉलोड बाय द रेडियोथेरेपी इफ इंडिकेटेड एंड फॉलो। ठीक है डॉक्टर असफर जी। अब रिपीट करें अपने ट्रीटमेंट प्लान को, आप किस तरह बताएंगे? जी, after counseling, reassurance and optimization of patient and after tumor board meeting, my treatment plan would be wide local composite segmental resection along with the SEP margins and with the supraomoid neck dissection and reconstruction with free fibula graft. If there is not availability of free fibula flap, then I will plan for reconstruction flap along with muscular flap, just like supraclavicular flap to overcome the exposure of the reconstruction flap. फिर आप इतना लंबा चले गए। हाँ आप करेक्ट करें ना, इस वजह से थोड़ा लंबा मैंने तो चले करेक्ट किया ना, मैंने तो आपको बताया कि सिर्फ सिंपल चीजें। देखो आप क्या क्या करते हो सीए के केस में, लोकल एक्सिशन करते हो, अगर मैंडिबल इन्वॉल्वमेंट तो रिसेक्शन करते हो, फिर उसके बाद आप नेक डाइसेक्शन, रिकंस्ट्रक्शन, रेडियोथेरेपी इफ इंडिकेटेड एंड फॉलो अप। इसी को आप अपना जो है ना वो बना लें सेंटेंस। समझ में आ रही है बात? जी ठीक है डॉक्टर असफर, ये जो ऑपरेशन आप कर रहे हो इसका कोई स्पेसिफिक नाम है, कोई ऐसा कोई नाम जो इसके लिए लेते हो? ये जो वाइड लोकल एक्सिशन भी कर रहे हो, विद सेगमेंटल मैंडिबुलेक्टोमी भी कर रहे हो, यानी कंपोजिट निकाल रहे हो पूरा ट्यूमर, और नेक डाइसेक्शन भी कर रहे हो, सर्जिकल ट्रीटमेंट। डॉक्टर मारिया आप बताएं। सर सर्जिकल रिसेक्शन आप डॉक्टर असफर ने जिस तरह रिप्लाई किया ना, वो मौत को दावत दे रहे थे ना डॉक्टर असफर जी। कमांडो ऑपरेशन यस क्या कहते हैं? तो कमांडो का फुल फॉर्म क्या है? कंबाइंड मैंडिबुलेक्टोमी एंड नेक डाइसेक्शन ऑपरेशन। ठीक है, COM कंबाइंड, फिर आगे MAN जो है वो मैंडिबुलेक्टोमी को शो करता है, आगे NDO नेक डाइसेक्शन ऑपरेशन को शो करता है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर असफर जी, तो ट्यूमर बोर्ड क्या है? व्हाट इज ट्यूमर बोर्ड? ट्यूमर बोर्ड में जो है मल्टीपल स्पेशलिटीज के डॉक्टर्स बैठेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द ट्रीटमेंट प्लान ऑफ दिस पेशेंट. These doctors will be relevant to the treatment of this patient, just like anesthesiologist, ENT surgeon, and plastic surgeon, maxillofacial surgeon, and a speech therapist and psychologist. ठीक है, मतलब आप ये बोल सकते हो कि इट इज अ ग्रुप ऑफ द स्पेशलिस्ट सर्जन्स या डॉक्टर्स हु मीट पीरियडिकली टू डिस्कस द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर द कैंसर पेशेंट। ठीक है, तो इसमें कौन कौन होता है? सर्जन्स होते हैं आपके पास, जिसमें ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जन हो गया, प्लास्टिक सर्जन हो गया, ENT सर्जन हो गया, इसमें रेडियोलॉजिस्ट होता है, ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, और इसके अलावा पैथोलॉजिस्ट, एनेस्थेटिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, और भी बहुत सारे जो है ना वर्कर्स होते हैं, सोशल वर्कर्स, डेंटिस्ट, बहुत सारे होते हैं। इसमें पूरी एक टीम है। इसमें जो डिसीजंस जो हम लेते हैं वो क्या लेते हैं कि आपने एक तो ग्रेड ऑफ डिजीज या स्टेज ऑफ डिजीज बनाना है पेशेंट का, रिसेक्टेबल है या नहीं है, ठीक है, ट्रीटमेंट प्लान हमारे पास कोई और ऑप्शन है या नहीं है, इसके लिए हमारी अप्रोच कौन सी होगी, रिकंस्ट्रक्शन ऑप्शन इस पेशेंट के लिए कौन सा बेस्ट है, न्यू एडजुवेंट देनी है या नहीं देनी है, इस पेशेंट का जो है वो कीमो अगर देंगे तो उसका डोज क्या होगा, रेडियो अगर देंगे तो उसका डोज क्या होगा, प्रोग्नोसिस इस पेशेंट की क्या है, ये जो है ना सारी चीजें इसमें डिस्कस होती हैं।
ठीक है डॉक्टर असफर? जी ठीक है। डॉक्टर मारिया, जी सर। डॉक्टर मारिया, इसकी हमने स्टेजिंग कौन सी की है? सर T4A एंड नॉट M नॉट। अच्छा, T4A रिसेक्टेबल होता है सर T4A obviously it's और a T4B? resectable. T4B? So it also resectable, and but the resectability depend on the comorbidity of the patient related factors and the tumor related factors आ जाते हैं. Is there any specific criteria for the T4B cancers? Whether they are resectable or not? Yes sir. If the tumor invading the perivertebral fascia or ये तो T3, ये तो आपका जो आप बता रही हैं वो तो T4A में भी आ जाएगा। अगर प्रीवर्टिब्रल फेशिया आ गया तो आप नेक डायसेक्शन नहीं करोगे। मैं T4B का पूछ रहा हूँ। T4B के लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया है कि हम इसको रिसेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? वैसे तो रिसेंटली ये कहा गया है कि T4B भी रिसेक्टेबल है। अगर है तो कौन सी बेसिस पे, कौन से फैक्टर्स, कौन सी चीजें आप देख के डिसाइड करते हो कि T4B रिसेक्ट कर सकते हैं? डॉक्टर शारिक, इसमें सुप्रानोच और इंफ्रानोच ट्यूमर्स को हम देखते हैं। सुप्रानोच और इंफ्रानोच का कॉन्सेप्ट है, और मेस्टिकेटरी स्पेस में मेस्टिकेटरी स्पेस की कितनी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं? देखो, जो आपका मेस्टिकेटरी स्पेस है ना, उसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 6 पार्ट्स में। उसमें एक आती है मैसेटर मसल, एक आता है मीडियल टेरिगॉइड मसल, एक आता है लेटरल टेरिगॉइड मसल, एक आती है टेम्पोरलिस मसल, एक आती है टेरिगॉइड प्लेट, और एक आता है रेमस ऑफ द मैंडिबल। ये 6 कंपोनेंट्स हैं मेस्टिकेटरी स्पेस में। तो इसके लिए ये कहा गया है कि अगर आपके लेस देन 3 स्ट्रक्चर्स अगर आपकी इन्वॉल्व हैं, इनमें से अगर लेस देन 3 स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं, तो आप उसको रिसेक्ट कर सकते हो, और उसकी प्रोग्नोसिस वैसी है जैसी T4A की है। और इन सब में जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है वो मैसेटर मसल की होती है, और इसमें कॉन्सेप्ट है सुप्रानोच का और इंफ्रानोच का। जैसे कि सुप्रानोच, इंफ्रानोच में क्या क्या आता है? मैसेटर मसल, मीडियल टेरिगॉइड मसल और लोअर 1/3 ऑफ द टेरिगॉइड प्लेट। और सुप्रानोच में क्या आता है? लेटरल टेरिगॉइड, टेम्पोरलिस मसल और अपर 2/3 ऑफ द टेरिगॉइड प्लेट। ये आपके सुप्रानोच के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? तो कहते हैं कि जो इंफ्रानोच होते हैं उनको आप रिसेक्ट कर सकते हो। डॉक्टर मारिया, बात समझ में आ रही है? जी जी, लेकिन सर मैंने ये पूछना था कि आप ये वाले जो आप सुप्रानोच एंड इंफ्रानोच है, ये साइट स्पेसिफिक नहीं है कि हम अगर रिट्रोमोलर ट्राइगोन की बात करेंगे देन वी विल से दैट इट इज रिसेक्टेबल और नॉट, रादर देन फॉर द इंटीरियर ट्यूमर्स? नहीं, एंटीरियर ट्यूमर आई अगर थिंक है, सो दिस जी जी, देखिए अगर दिस एंटीरियर क्राइटेरिया ट्यूमर इज है नॉट, तो उसमें मेस्टिकेटरी स्पेस के इन्वॉल्वमेंट के चांसेस भी कम है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो ट्यूमर्स जो मेस्टिकेटरी स्पेस को इन्वॉल्व कर रहे हैं, ठीक है? जी जी। तो हम T4B उन ट्यूमर्स की बात कर रहे हैं जिन्होंने मेस्टिकेटरी स्पेस को इन्वॉल्व किया है। मेस्टिकेटरी स्पेस को जो ट्यूमर्स इन्वॉल्व करते हैं हम उनको T4B में कंसीडर करते हैं, ठीक है? अगर T4B में इसमें ये होता है कि एक होता है आपका सुप्रानोच का कॉन्सेप्ट, एक है इंफ्रानोच का कॉन्सेप्ट, और एक है कि स्ट्रक्चर्स कितनी इन्वॉल्व है, ठीक है? कितनी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है, उसके बेसिस पे 3 स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व है या उससे कम इन्वॉल्व है, तो उसमें कहते हैं कि 80% केसेस में सर्वाइवल रेट अच्छा है, प्रोग्नोसिस अच्छी है, आप उनमें रिसेक्ट करें, बाद में आप उस पेशेंट को रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी की तरफ लेके जाएं। अगर आपका, और दूसरा कॉन्सेप्ट है कि सुप्रानोच है या इंफ्रानोच है, अगर सुप्रानोच है तो उसको आप रिसेक्ट ना करें, अगर इंफ्रानोच है तो उसको आप रिसेक्ट करें। इंफ्रानोच के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं आपके? मैंने आपको बताया कि मैसेटर मसल, मीडियल टेरिगॉइड मसल एंड लोअर 1/3 ऑफ द टेरिगॉइड प्लेट, और मैंडिबल का जो इन्वॉल्व जो होगा उसकी साइड में जो मैंडिबल का पोर्शन आएगा वो होगा करेस्पॉन्डिंग मैंडिबल। सुप्रानोच में क्या आता है आपके कि आपके लेटरल टेरिगॉइड प्लेट, टेम्पोरलिस मसल और अपर 2/3 ऑफ द टेरिगॉइड प्लेट। समझ में आ रही है बात? जी जी। तो ये आपका सुप्रानोच और इंफ्रानोच का ये रिसेंट आर्टिकल है, ये आपको आना चाहिए, इसका